2-3 दिन के बाद मिलना हो रहा है। एक बार ये बता देती हूँ, मेरे पिछले सप्ताह में 2 से 3 दिन की छुट्टी इसलिए हुई क्योंकि मेरे घर में मेरी सगी बुआ के लड़के की शादी थी। और शायद अगर आप लोग जानते होंगे कि जब बुआ के बेटे की शादी होती है तो हमारे राजस्थान और हरियाणा में तो स्पेशल ये कल्चर है, आपके यहाँ है या नहीं मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ भात जाता है ना। मामा जो लोग हैं, हम लोग मामा पक्ष हो गए ना, तो मामाओं की साइड से भात जाता है और भात हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो भाई मैं मामा की लड़की हुई तो मुझे जाना ज़रूरी था क्योंकि भात था हमारे घर में और भात लेकर गए थे हम लोग, तो इसलिए 3 दिन की छुट्टी लग गई। लेकिन अब अपनी क्लासेस रेगुलर बेस पे चलेंगी अपने, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियर बिल एप्लीकेशन। आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में मैं आपको बता के गई थी कि अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और जो नया चैप्टर है वो कौन सा, तो हमारा नया चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। बच्चा, परिसंचरण तंत्र। देखो, सबसे पहले आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का जो नाम है ना, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र होता क्या है बच्चों? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। मैंने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाया था, जब बहुत सारे सिस्टम्स आपस में जुड़ते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग बॉडी बनता है। तो सिस्टम किससे बनते हैं? ऑर्गन्स यानी अंगों से बनते हैं। यानी कि मैम इस सिस्टम में ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो किस में हेल्प करते होंगे? जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप, ऐसे अंगों का समूह है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, जो परिसंचरण में हेल्प करता है। और उन्हीं ऑर्गन्स के ग्रुप को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, उनको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मैम आपकी कृपा से ALP CBT 1 क्लियर हो गया है, तो बेटा CBT 2 की तैयारी करो। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? हाँ, पहले CBT 2 का तैयारी दो। हाँ मैम, हमारे यहाँ भी भात होता है। हाँ जी, कहीं कहीं भात बोलते हैं, कहीं कहीं मायरा बोलते हैं। अब आपके यहाँ और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना। तो हमारे यहाँ भात या मायरा बोलते हैं, राइट। अब इस चैप्टर को छोड़ो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बच्चों, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंगों का समूह है जिसके अंदर हमारे बॉडी में वो ऑर्गन्स क्या करवा रहे हैं? सर्कुलेशन का काम करवा रहे हैं, परिसंचरण का काम करवाते हैं। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? परिसंचरण का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब सर्कुलेट होने वाले। यानी कि हमारे बॉडी में कोई ऐसी चीज है जो यहां से लेकर नीचे आपका टखना वाला हिस्सा है, वहां तक चारों ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है अपने बॉडी में, 24 घंटे 7 दिन घूम रहा है। ऐसे ऑर्गन्स पड़ने हैं हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो परिसंचरण में हेल्प करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बच्चा सर्कुलेटरी ऑर्गन या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हम परिसंचरण अंग या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, मैम सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक नाम देगा ऑर्गन का और पूछेगा ये किस सिस्टम का हिस्सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो जरा लिखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। नंबर 1 पे लिखेंगे ह्यूमन हार्ट। हमारा जो हृदय है, ह्यूमन हार्ट किस सिस्टम में पढ़ते हैं हम? ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय किस सिस्टम का हिस्सा माना जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ह्यूमन हार्ट क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है? आपको कहना यस। दूसरा आप लिखोगे ह्यूमन ब्लड, मनुष्य का रक्त, ह्यूमन ब्लड। अब आप बोलोगे मैम सीधा ब्लड लिख दो ना, ह्यूमन ब्लड क्यों लिख रही हो? मानव रक्त, मानव खून क्यों लिख रही हो? बच्चा ये बताओ, खून तो गधे में भी है, खून तो गाय में भी है, भैंस में भी है, कुत्ते का एक्सीडेंट होता है रोड पे, उसके शरीर से भी खून निकलता है। तो हमें इन सब का खून थोड़ी पढ़ना है, हमें हमारा ब्लड पढ़ना है। इसलिए मैं यहां पे लिखी हूं ह्यूमन ब्लड, ठीक है। तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है कौन? ब्लड वेसल्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिकाएं। आपके हाथ पांव पे आपको दिख रही होंगी ये ग्रीन से कलर की, ये देखो
ये देखो यहां पर है ना, ग्रीन से कलर की, इनको कहते हैं हम ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, वो डक्ट, वो नलियां जिनके अंदर खून बंद होके घूम रहा है। और फोर्थ जो इस सिस्टम का हिस्सा होता है दैट इज लिम्फ। मैम लिम्फ के बारे में हम पहली बार सुने हैं, कोई बात नहीं, लिम्फ हमारे बॉडी में होता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। पहला पॉइंट आपसे पूछ ले, ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा कौन कौन है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आता है, हमारा खून आता है, हमारी ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं आती हैं, और लिम्फ जिसको हम लसिका बोलते हैं, ये चारों सर्कुलेटरी ऑर्गन्स हैं, और ये चारों मिलकर हमारे एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, जिस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम या जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब मैम हमें ये चारों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? जी हां, हम डिटेल में ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, लिम्फ पढ़ेंगे, तब जाके समझना हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया है। बहुत बड़ा चैप्टर है, ये चारों चीजें पढ़ाने में मुझे 10 से 15 क्लास लगेंगी, लेकिन बच्चा इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो आपको भी एग्जाम के तौर पे पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें, राइट? अब कुछ बातें कर लेते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो नोट डालकर, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने कहा ना जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आता है वो ब्रांच जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर CS का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखिए, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र के बारे में अगर आप अध्ययन करते हो तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में करते हो? मैंने आपको पढ़ाया था ना कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है। ऐसे ही बच्चों एक ब्रांच है जिसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी वो ब्रांच है, हिंदी में सेम नाम है, जिसके अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपसे पूछते सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करना कौन सी ब्रांच कहलाता है? एंजियोलॉजी। या पूछ ले एंजियोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। अब बच्चों इस ब्रांच को जन्म किसने दिया? इस ब्रांच को बनाने वाले कोई ना कोई तो साइंटिस्ट होंगे। तो एंजियोलॉजी के फादर अगर आपसे पूछे ना कि इस ब्रांच के पिता कौन हैं, इसके जनक कौन हैं, वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने इस ब्रांच को बनाया, वो कौन है वो जनक इस ब्रांच के? तो आप करके आना विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी के फादर कौन है? तो आपको करके आना है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या बच्चा आप बताओगे इस ब्रांच को जन्म दिया? कैसे दिया? तो विलियम हार्वे वही महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को समझाया। आप तो कह देते हो मेरी नसों में मेरे पापा का खून दौड़ रहा है, बोलते हैं ना, लेकिन वो खून दौड़ कैसे रहा है? दौड़ने का मतलब क्या है? ये किसने समझाया था? ये विलियम हार्वे ने समझाया था। तो अगर आपसे पूछ ले ब्लड सर्कुलेशन के फादर कौन है, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के फादर कौन है, तो आप क्या बताओगे बच्चा? कौन है? वो है विलियम हार्वे। या आपसे पूछ ले किसने ब्लड सर्कुलेशन दिया? 1628 में, ईयर अगर आप नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूं, 1628 में इन्होंने पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को सबसे पहले समझाया कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। आप जानते हैं यहां चोट लगती है तो खून निकलता है, यहां हर जगह चोट लगती है तो खून निकलता है, क्योंकि हर जगह खून ऐसे घूम रहा है। अब ये कैसे घूमता है, किस किस ऑर्गन से होता हुआ घूमता है, इसी को पढ़ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ये विलियम हार्वे ने बताया था, राइट? इसीलिए हम इनको बोलते हैं विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। यहां से बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। पूरा लिखना, आप नोट्स में बनाओ तब। और दूसरी तरफ आपको बताना है
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। मैम क्या मतलब होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्या मतलब होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का? मैं पहले आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाती हूं, ओपन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बच्चों आप जानते हो हमारा खून इन नसों के अंदर पैक होके दौड़ रहा है। हाँ जी मैम, क्या होता है हमारे बॉडी में इस तरीके की पतली पतली पाइप होती है बच्चा, ऐसे डक्ट होती हैं, ऐसे डक्ट, पता है इन्हीं डक्ट्स को, इन डक्ट्स को, नलिकाओं को, इन नलियों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं नलियों को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स को हम हिंदी में रक्त वाहिकाएं कहते हैं। वो वाहिकाएं जो रक्त का वाहन करती हैं उन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं और इन्हीं रक्त वाहिकाओं के अंदर ऐसे खून जा रहा है बच्चा, लाल कलर से बना रही हूं मैं, समझ जाना, ऐसे ऐसे ये खून पैक होके घूम रहा है। ये देखो जैसे हम पानी का पाइप होता है, उस पाइप के अंदर क्या रहता है? पानी रहता है ना, और अगर पानी का पाइप बीच से फट जाए, टूट जाए तो पानी बहने शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको चोट लगती है तो ये आपकी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और फटने से आपका खून बाहर निकल जाता है, जिसको आप ब्लीडिंग होना बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? रक्त का बहाव होना बोलते हो। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून पतली पतली नलियों में, जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनमें पैक होके घूम रहा है। ये देखो ना, खून पैक है, पैक का मतलब समझते हो? बंद है। तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इधर आओ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, जिसमें सीधा ही ऑर्गन्स के बीच में ऐसे खून पड़ा है बेटा, ऐसे खून खुला घूम रहा है, ओपन घूम रहा है, पैक नहीं हुआ है बेटा। किसमें नहीं है? ब्लड वेसल्स में नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है इन जानवरों के शरीर में। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिसमें खून पैक होके घूम रहा है उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिसमें खून डायरेक्टली ऑर्गन्स के बीच में फ्लो हो रहा है, पैक नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। बोलेंगे? हाँ जी मैम। आप सुनो जरा, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, इसके उदाहरण क्या हैं? सबसे पहला, हम लोग ह्यूमंस, मनुष्य के शरीर में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज्ड। दूसरा, मैमल्स, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जो बच्चों को जन्म दे, अपने बच्चों को दूध पिलाएं। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चीता, बाघ, सब यहीं आते हैं बेटा। इन सब में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बच्चों ये एग्जाम में नहीं आता है, एग्जामिनर पूछता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल दो, तो इसके एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहला, लड़कियों का दोस्त कॉकरोच। ये कॉकरोच से ना 5 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वनडे एग्जाम में। मैं 5 पढ़ा दूंगी, 3-4 तो इसी चैप्टर में आ जाएंगे। कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। दूसरा आप बताओगे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को भूतिया मछली कहते हैं, हिंदी में ऑक्टोपस ही लिखा जाएगा। तीसरा है स्नेल, स्नेल को हिंदी में घोंगा कहते हैं बेटा। और चौथा लिख लो बच्चों इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट, कीट, कीड़े मकोड़े। इसी में मच्छर आता है, यहीं पे तितली आता है ना। और लिख दो प्रॉन, जिसको झींगा कहते हैं, प्रॉन जिसको हम झींगा कहते हैं। इन सब में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे ज्यादा जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है बच्चा कि ऑक्टोपस के सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रकार कौन सा है, कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रकार कौन सा है? तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मच्छर लिख लो, क्योंकि इंसेक्ट्स में ही मच्छर आते हैं। मच्छर, मक्खी, ततैया, ये सब यहीं आते हैं बेटा। लिख सकते हो, तितली लिख लो, बटरफ्लाई लिख लो, मॉस्किटो, मच्छर लिख लो। इसलिए मच्छर को हल्का से ऐसे करते हो ना बेटा, खून निकल जाता है ना। ठीक है, तो इन सबके सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप क्या है? ओपन। जबकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों है बेटा? क्योंकि हमारा खून पैक होके घूम रहा है। आगे बात क्लियर? बेटा नीला रंग होता है खून का, थोड़ा रुक जाओ, हम सब आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है।
आगे पढ़ाएंगे। ओके, समझ में आ गई? तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें शामिल हैं, और मैंने पढ़ा दिया सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार का होता है। जी हाँ मैम। अब मैंने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम कितने ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है? 4। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हाँ जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन चारों में से, हार्ट में से, ब्लड में से, लिम्फ में से, इन चारों में से सबसे पहले पढ़ेंगे हम ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन ब्लड पढ़ते हैं पहले। मैं दोनों पढ़ा सकती हूँ, लेकिन ब्लड पढ़ा के पढ़ाऊंगी तो आपको थोड़ा आसान होएगा हार्ट पढ़ना। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, मानव रुधिर, ठीक है, हिंदी में किसी भी नाम से लिख सकते हो, खून लिख लो भाई, ठीक है, मानव रक्त या मानव रुधिर। ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड के ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा। मेरे साथ सुंदर सुंदर एक नया रजिस्टर डाल के बढ़िया तरीके से क्या कर लो, नोट्स बना लो। मैम सेल चैप्टर करवा दिया क्या? सेल तो पढ़ाया ही नहीं मैंने तो आपको कब बोला मैंने? कौन है ये बच्चा? तुम लोगों को यही पता नहीं है? मैम मेरे पास कॉपी परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, छवि लाल कह रहे। हाँ, तुम्हारे पास मोबाइल है ना, रजिस्टर परचेज करने के लिए तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं है। उल्लू तो तुम्हारी मैम ही है ना सिर्फ। आइए नेक्स्ट। हाँ, ह्यूमन ब्लड, सबसे पहले वो ब्रांच जिसके अंदर हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। टू स्टडी अबाउट ब्लड इज नोन एज हिमाटोलॉजी। बच्चों, हिमाटोलॉजी वो ब्रांच होता है जिसके अंदर हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। और हिमाटोलॉजी ब्रांच पे जो डॉक्टर काम करते हैं, यानी कि जो इस, अपन तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपना एमबीबीएस करने के बाद हेमाटोलॉजी ब्रांच में आगे एमडी करते हैं। और पता है वो आगे चलकर क्या कहलाते हैं? वो ब्लड स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, वो हेमाटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो अगर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कभी होता है क्या कि आपके कहीं खून वून में इंफेक्शन होता है, हिमाटोलॉजिस्ट, तो आप जिन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उनको हिमाटोलॉजिस्ट कहते हैं बच्चा, उनको हम हिमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट में सुनो। मैम ब्लड के बारे में स्टडी करना हिमाटोलॉजी ब्रांच होता है, हमने पढ़ लिया। और ब्लड की जब हम देखो, आप कभी ब्लड की रिपोर्ट वगैरह निकलवाते हो ना, डॉक्टर बोलता है हिमाटोलॉजी ब्रांच में चले जाओ, है ना, वहां पे अपना सैंपल दे दो। सारी बात समझ में आएंगे, ब्लड का सैंपल ही क्यों देते हैं। चलिए, बात ये आती है बच्चा कि ह्यूमन जो ब्लड होता है ये क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि खून जो है वो कौन से सिस्टम का हिस्सा है, तो आप बता दोगे ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। हाँ जी मैम। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो खून है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है या सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो आप क्या बताओगे? इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यह परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, ये सर्कुलेशन का काम करता है, इसलिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात ये आती है बच्चा, ब्लड क्या है, कैसे बना, क्या होता है खून में। तो ब्लड को हम बोलते हैं इट इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आप जानते हो बेटा कि लिक्विड का मतलब क्या होता है? तरल अवस्था होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। खून क्या है? लिक्विड का मतलब होता है तरल, और कनेक्टिव का मतलब होता है संयोजी, और टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में जरूर पढ़ाया होगा कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने से टिश्यू बनता है। बहुत सारी कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से क्या बनता है बेटा? उत्तक बनता है। जी हाँ मैम। इसका मतलब मैम ब्लड में बहुत सारी सेल्स होंगी? जी हाँ। मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं, उस फोटो को देख के समझने की कोशिश करना। ये रहा आपका ब्लड। मैंने कहा था खून किस में रहता है? ब्लड वेसल्स में। ये एक ब्लड वेसल है, एक रक्त वाहिका है। ये जब फटती है तो ऐसे खून बाहर निकलता है। अब खून में देखो, रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिका, ब्लड प्लेटलेट्स जिनको हम रक्त बिंबाणु कहते हैं। ये सारी क्या हैं? ये सारी सेल्स हैं। और बहुत सारी सेल्स जहां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो क्या मैं ये कह दूं ब्लड एक टिश्यू है? हाँ जी मैम। क्यों? क्योंकि खून के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, और बहुत सारी सेल्स जब मिलकर बनाती हैं उसको टिश्यू, उसको उत्तक कहते हैं।
अब कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? सुनो, ऐसे टिश्यूज जो हमारे बॉडी में कनेक्ट करने का काम करते हैं। बच्चों एक बात मेरी ध्यान से समझना, मान लो मेरे फेफड़ों को, फेफड़े कहाँ होते हैं? चेस्ट में, पसलियों के नीचे होते हैं। फेफड़ों को मेरे ब्रेन के पास एक मैसेज पहुंचाना है, तो मेरे फेफड़े यहां से निकल के दिमाग के पास थोड़ी ना जाएंगे, है ना? तो अगर फेफड़ों को जो भी मैसेज पहुंचाना है वो मैसेज कहां पे? खून में डाल देंगे, और खून तो आएगा ही घूमता घूमता किसके पास? ब्रेन के पास। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मेरे लंग्स को कोई चीज ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक पहुंचानी है तो वो किस में डाल के पहुंचा सकता है? ब्लड में, खून में डाल के पहुंचा सकता है। तो ये ब्रेन और लंग्स को बीच में कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। हमारे बॉडी में खून जो होता है वो ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, और लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसलिए हम कहते हैं ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमन ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, मनुष्य का जो खून है वो किस प्रकार का उत्तक है, तो आप करके आना तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है जी हाँ मैम। एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बार कमेंट कर रहा है, बेटा नहीं आएगा तुझे, छोड़ दे तू पढ़ाई, है ना? तो पढ़ाई छोड़ दे, नहीं आएगा तेरे को समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये आता है कि जो ब्लड है कितना होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि कोई हम लोगों में खून कितना होना चाहिए, तो बच्चा ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, आपके शरीर का कुल वजन जितना भी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके कुल वजन का कितना होना चाहिए? आप बताओगे बेटा, कुल वजन का 7% होना चाहिए। लिखिए, शरीर के कुल वजन का 7% क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए बच्चा। अब आप कहोगे मैम कि मैं तो 150 किलो का हूं। अब साइंस तो 150 किलो का मतलब है आप में बीमारियां ही हैं, और क्या है? साइंस कहती है ऑन एन एवरेज एक हेल्दी मैन का शरीर का वजन 70 से 75 किलोग्राम होना चाहिए। तो 70 का 7% निकाल लो, 75 का 7% निकाल लो, उतना आपके बॉडी में ब्लड होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए? तो सुनिए जरा, एक अडल्ट मेल है ना, एक नर है जिसका उम्र 18 साल तो है ही है, उसमें कितना? तो बच्चा 5 से 5.5 लीटर, हाँ कुछ कुछ बुक्स में 5 से 6 लीटर है, तो वो भी सही है। ठीक है, इतना खून होना चाहिए। अगर लड़की है ना, फीमेल है, तो उसमें 4.5 से 5 लीटर, ठीक है, 4.5 से 5 लीटर या 4 से 5 लीटर खून होना चाहिए, इतना। अब आप में से कुछ महानुभाव बोलेंगे मैम लड़कियों में खून कम होता है इसलिए लड़कियां खून पीती हैं क्या? जी नहीं। कभी देखा है किसी लड़की को आपका खून निकाल निकाल के पीते हुए? नहीं, ये एक मुहावरा है, एक कहावत है। ठीक है मैम, हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बेटा 1300 से 1450 ग्राम के बीच में होता है। लेकिन रुक जाइए, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, हम आपको हार्ट पढ़ा रहे हैं, आप ब्रेन के बारे में बात कर रहे हो। फीमेल्स में, लड़कियों में जो खून होता है वो 4 से 5 लीटर या 4.5 से 5.5 लीटर, 4 से 5 लीटर है, 4.5 से 5 है, इतना बस ठीक है। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है? लड़कियों में लड़कों के मुकाबले में आधे से 1 लीटर खून कम होता है। लड़कों के कंपैरिजन में कम है, लेकिन अगर किसी लड़की में इतना खून है तो वो कम नहीं है उसमें। ठीक है, अब क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों में हर महीने होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने पढ़ा होगा मासिक धर्म चक्र चलता है, जिसमें 4 दिन के लिए लड़कियों को मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसमें जो एग बनता है, जो अंडा बनता है ओवरी अंडाशय में, उसको बाहर ले जाता है खून बाहर। तो इसलिए लड़कियों के अंदर हर महीने मेंस्ट्रुअल फ्लो होने की वजह से क्या हो गया? लड़कियों के अंदर लड़कों के मुकाबले में आधे से 1 लीटर खून कम है। लेकिन अगर किसी लड़की में 4 4.5 लीटर खून है, वो कम नहीं है, लड़के के मुकाबले में कम है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, तो लड़कियों में खून कम क्यों होता है? तो शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 4 दिन के लिए, हर महीने में 4 दिन, हर 28 दिन पे 4 दिन में लड़कियों को ब्लीडिंग होती है, जिसमें क्या एग अंडा होता है वो बाहर निकल जाता है। उस ब्लीडिंग आगे पढ़ाएंगे आपको कैसे होती है, क्यों होती है, नहीं होता है तो लड़कियों में कौन सी बीमारियां, आजकल देखा होगा लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस कितने होते हैं, ये सारी हम आगे बात करेंगे।
ठीक है, चलिए, तो ये खून की क्वांटिटी है, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारा जो ब्लड है, खून है, उसके पीएच का मान कितना होना चाहिए। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बेटा कि पीएच क्या होता है। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, उसको निकालने के लिए हम एक स्केल यूज करते हैं जिसको पीएच स्केल कहते हैं। और इस स्केल पर वैल्यू लिखी हुई होती है 0 to 7 और 7 to 14। जिस भी सॉल्यूशन में पीएच स्केल डालते हो, अगर वैल्यू आती है 7 से नीचे तो वो एसिडिक नेचर होता है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। 7 पे कोई भी चीज न्यूट्रल उदासीन होती है, और 7 से ऊपर 14 से नीचे बेसिक क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जैसे ही आप अपना खून निकाल के उसके अंदर पीएच स्केल को डालोगे ना, तो डालने से आपके ब्लड के पीएच का मान जो आएगा वो 7.45 आएगा। हाँ, एग्जाम में आता है ऑप्शन, तो हमेशा 7.4 लिखते हैं, राइट। अब मुझे बताओ ये किस नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, ये क्षारीय प्रकृति का है बेटा। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूं, हमारा खून, एक बूंद खून निकालो और उसको एक कटोरी पानी के अंदर डालो, थोड़ी देर के बाद खून पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। जी हाँ मैम, केमिस्ट्री में ऐसे बेसिक नेचर वाली, क्षारीय प्रकृति वाली चीज जो पानी के अंदर घुल जाती है, उनको हम अल्कलाइन नेचर कहते हैं। क्योंकि हमारा खून पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं हमारा जो ब्लड है वो किस नेचर का है, वो अल्कलाइन नेचर का है, वो भस्मीय प्रकृति का है। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए ना कि ह्यूमन ब्लड का नेचर कैसा है, अल्कलाइन है, करके आना अल्कलाइन, यानी कि ऐसा बेस है, ऐसा बेसिक है, ऐसा क्षारीय माध्यम की चीज है ये, जो पानी में डालते ही घुल जाती है। खून पानी में डालते ही घुल जाता है। जी हाँ मैम, है ना। इसलिए हमारे ब्लड के नेचर को, प्रकृति को हम बेसिक या अल्कलाइन नेचर बोलते हैं। जी हाँ मैम। नेक्स्ट सुनो, अगला पॉइंट सुनो, आपके खून के पीएच का मान 7.4 है, मतलब 7.4 ही होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए, ना इससे ज्यादा होना चाहिए। अरे मैम, अगर इससे कम हो गया तो क्या बच्चा, 7.4 से कम हो गया तो एसिडिक मीडियम बढ़ गया खून में, खून में H+ आयंस ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से खून का पानी बनना शुरू हो जाता है। सुना होगा फलाना इंसान का खून का पानी बन गया, सोख गया खून, काला पड़ गया इंसान, खून के सिर्फ दो यूनिट खून की बची है। या सुना होगा हीमोग्लोबिन की यूनिट 4 आ गई है फलाना इंसान में। तो मेरे कहने का मतलब यह है, ब्लड के पीएच का मान ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। मैम फिर कौन बैलेंस करता है ब्लड के इस पीएच के मान को? तो बच्चों मैं आपको बता देती हूं, हमारे खून के पीएच का मान 7.4 होना चाहिए। इसको बैलेंस करने का काम एक तो करता है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या होता है आगे की क्लास में आएगा, थोड़ा ठहरिए, इंतजार कीजिए। दूसरा, भगवान ने आप सबको 2 किडनी दी हैं, 2 गुर्दे दिए हैं। जी हाँ मैम। तो किडनी और प्लाज्मा का काम होता है ब्लड के पीएच के मान को मेंटेन करना। अब किसी इंसान के अगर गुर्दे खराब हो जाएं, सोचिए आप, तो उसका खून भी खराब होगा ना। हाँ जी मैम, है ना। तो हमारे खून के पीएच के मान को मेंटेन कौन करता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करके आओगे? ऑप्शन में प्लाज्मा हुआ उसको ठीक कर देना, ऑप्शन में किडनी गुर्दे हुए उसको ठीक कर देना, है ना। तो खून के पीएच का मान 7.45 यानी 7.45 ही होना चाहिए। राइट मैम, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि मैम ने आपको बताया कि कितना खून होना चाहिए। ऑन एन एवरेज में बोल दूं 4 से 5 लीटर खून होना चाहिए। जी हाँ मैम। मैम ये खून कहां से बनता है? बाहर से तो खून नहीं पीते हो ना आप लोग, कोई पीता है क्या? नहीं पीता ना। वैम्पायर्स पीते हैं, देखा होगा ना, वैम्पायर डायरी करके एक सीरीज देखा होगा, राइट। तो बच्चा बात ये आता है कि मैम ये खून जो आया है 4 से 5 लीटर, ये कहां से आया? तो बच्चों कहीं ना कहीं बनता होगा। तो ब्लड फॉर्मेशन होता कहां है हमारे बॉडी में? ये खून बनता कहां है? तो लिखो, रक्त का निर्माण या रुधिर का निर्माण होता कहां है? तो ब्लड फॉर्मेशन होता है बच्चों हमारे बॉडी में बोन मैरो में, बोन मैरोज, ठीक है, बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है।
बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। मैरो का मतलब होता है खोखला हिस्सा। आप जानते हैं हमारी हड्डियां खोखली होती हैं अंदर से। हड्डियों को अगर कहीं आप रियल में अगर हड्डी देखोगे ना तो वो हड्डी अंदर से खोखली पड़ी है, इस तरीके से होती है बोन। ऐसे एक हड्डी है और ये हड्डी अंदर से खोखली है क्योंकि यहाँ पे खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है, और इसी एम्प्टी स्पेस को बोन मैरो कहा जाता है। हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होती है, हड्डियों के अंदर अगर अंदर खाली जगह पड़ी होती है, एम्प्टी स्पेस होता है, दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज बोन मैरो। इसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं? इसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं बेटा? बोन मैरो। इसको अस्थि मज्जा कहते हैं, इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। और यहीं पे क्या बनता है? खून बनता है। यहीं पर ब्लड फॉर्मेशन होता है बच्चा, खून बनता है। अब बच्चों यहां पे खून बन रहा है, इसका मतलब खून में जितनी भी सारी सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, सब कुछ कहां बनता है? यहीं बनता है। जी हां, यहीं बनता है। मैम फिर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, खून बाहर कैसे आता है? तो सुनिए, हमारी बोन्स जो होती है ना वो पोरस होती हैं। इन हड्डियों के ऊपर छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं बेटा, ऐसे छेद, और इन्हीं छेदों से ये खून बाहर निकल के हमारे बॉडी में आ जाता है। आई बात समझ में? तो ह्यूमन बोन्स आर पोरस, छिद्रित होती हैं हड्डियां, इन्हीं छेदों से खून बाहर निकल के आ जाता है। तो हमारे बॉडी में खून कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है बच्चों। और ये जो खून बनने की प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस है, जैसे आपके बॉडी में खून बन रहा है, इस प्रक्रिया को कहते क्या है? लिख लीजिएगा, ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस कहा जाता है बेटा इसको। हीमोपोइसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, कहां पे? बोन मैरो में। तो हीमोपोइसिस क्या है आप बताइएगा? हीमोपोइसिस के अंदर खून बनता है। खून बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना। आपने सुना है सलमान खान ने एक छोटी बच्ची को अपना बोन मैरो डोनेट किया था, है ना? उसकी जान बचाई थी। अब आप में से कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, सलमान खान ने अपनी हड्डी दे दी क्या? सलमान खान ने अपना बोन मैरो दे दिया क्या? अरे नहीं यार, सुनो, सलमान खान ने क्या किया? इस बोन मैरो में जिस हिस्से में खून बन रहा था, जहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऐसी सेल्स जो खून बना रही थी, इन सेल्स को यहां से हटाकर उस छोटी बच्ची के बोन मैरो में डाल दिया, ताकि उस छोटी बच्ची में खून इतना बना रहे जिसके उसकी जान बची रहे। इसी को बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण ऑपरेशन इसी को कहा जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में ये मत सोचना कि उसने अपनी हड्डी दे दी। भाई हड्डी दे देगा तो कैसे काम चलेगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या है, जिस हिस्से में ब्लड बनता है वहां की सेल्स को ऐसे निकाल के क्या करते हैं, जिसमें नहीं बन रही हैं सेल्स, जिसमें खून नहीं बन रहा है, उसमें डाल देते हैं वहां पे। इसी को बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना। राइट? हाँ जी मैम। अब मैं आपको नेक्स्ट नोट डाल के कुछ क्वेश्चंस लिखवा रही हूं। मैम नोट का मतलब क्या होता है? मेरी क्लास में नोट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, है ना? चलिए सुनिए, सुनिए जरा मेरी बात को ध्यान से। जब आप सब कैसे बने हो? आप सबको जन्म आपकी मां ने दिया होगा। हाँ, ये सृष्टि किससे चल रही है? नारी से चल रही है ना? अब ऑफेंड नहीं होना लड़कों लोगों को, लेकिन सच्चाई है, ये सृष्टि किससे चल रही है? नारी लोगों से चल रही है, फीमेल से चल रही है, फीमेल मैमल से चल रही है। अब जरा सोच के देखिए, अगर लड़कियां खत्म हो जाए संसार से तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, है ना? चलिए सुनिए मेरी बात को ध्यान से। क्या होता है, तो हम सब जब माँ के वुम्ब में थे, माँ के गर्भ में थे, तो बिल्कुल हम लोग कैसे बने थे? मैंने आपको पढ़ाया इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। एक सेल जाइगोट बना, जाइगोट से बहुत सारी सेल्स बनी, टिश्यूज बने, ऑर्गन्स बने, ऐसे बने हम सब। हाँ जी मैम। अब जब माँ के गर्भ में थे तो हम में सेल्स बनी, तो हम उस स्टेज को बोलते हैं इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, जो भी माँ के वुम्ब में है, माँ के गर्भ में है। जो बच्चा भी माँ के गर्भ में है उसको इम्ब्रियो कहते हैं। अब वो छोटा सा होता है, इतना सा होता है। अब उसमें हड्डी कहाँ से आ जाएंगी? तो उसमें खून कहाँ बनता है?
बीपीएससी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसमें खून कहाँ बनता है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जब नया नया बच्चा बन रहा होता है, उसको खून चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, तो कुछ दिनों में माँ अपने बच्चे को खून देती है। किसके थ्रू? शायद आपने सुना होगा माँ और बच्चे के बीच में इस तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में अपरा कहा जाता है। अपरा क्या है? टिश्यूज की मेम्ब्रेन है, उत्तकों की झिल्ली है। और इसी प्लेसेंटा से माँ अपने बच्चे को, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। आपके ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रही हूं। प्लेसेंटा में 2 आर्टरी होती है, खैर आगे पढ़ाएंगे आपको, 2 आर्टरी 1 वेन होती है, 2 धमनियां 1 सिरा होती हैं, खैर छोड़ो ये आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो इस क्या होता है, इसी प्लेसेंटा के थ्रू माँ अपने बच्चे को स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए खून देती है। ऐसे ब्लड आता है, माँ का खून। बोलते हैं ना माँ अपने खून से बच्चे को सींचती है, तो बिल्कुल सही बात है, माँ अपने खून से बच्चे को सींचती है स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए। अब इतना खून दे दिया माँ ने अपने बच्चे को कि बच्चा बन गया, है ना। अब क्या होगा, अब बच्चे का कुछ दिनों के बाद लीवर, उसका यकृत जो होता है ना, वो बन के तैयार हो जाता है। और इसी एम्ब्रियो में, इसी भ्रूण में अगले कुछ दिनों के लिए खून कहाँ बनेगा? उसके लीवर में, उसके यकृत में बनेगा, जिगर में बनेगा। यकृत को जिगर कहते हैं बच्चा, इसमें बनेगा। फिर इस बच्चे का जन्म हो जाएगा, इसमें धीरे धीरे हड्डियां बनना शुरू हो जाएंगी। हड्डियां बनेंगी, बड़ी होंगी, लंबी होंगी, तो उनमें बोन मैरो होगा। बोन मैरो होगा तो वहां पे खून बनेगा, है ना। तो हम लोगों में खून कहाँ बन रहा है? क्योंकि हमारी हड्डियां लंबी लंबी है, ये देखो, तो हम लोगों में खून बन जा रहा है अच्छे से। लेकिन छोटा बच्चा था, उसमें आप देखें ना, छोटे बच्चे की हड्डियां एकदम मजबूत नहीं होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम सी होती हैं, छोटी छोटी हड्डी होती है। जितनी छोटी हड्डी होगी उतने अंदर की जगह खाली छोटी होगी, तो इनमें कहाँ से खून बन जाएगा ढंग से? तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में माँ अपने बच्चे को खून देती है, किसके थ्रू? प्लेसेंटा अपरा के थ्रू। उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे के किस अंग में खून बनता है? तो आप आंसर करके आओगे, उसके लीवर में, उसके यकृत में खून बनता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन ब्लड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन विच ऑर्गन? भ्रूणीय अवस्था में बच्चे में, भ्रूण में खून कहां बनता है? आप यकृत करके आओगे, यकृत करके आओगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी मैम, एग्जाम का मैंने नोट डाल के लिखवाया, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। अब आइए, फिर वो बच्चा, इसका जन्म हो जाएगा, उसकी हड्डियां लंबी लंबी होंगी, तो उसमें बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में उसका खून बनना शुरू हो जाएगा। जी हाँ मैम। अब आओ जरा, अब नेक्स्ट सुनो। अगला पॉइंट क्या आता है? मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, आप सब लोग मुझे आंसर कर सकते हो। अगर मैं ह्यूमन ब्लड की, हमारे खून की बात करती हूँ, बेटा मुझे किसी और के खून से अभी फिलहाल तो मतलब नहीं है ना। ह्यूमन ब्लड, मनुष्य के रक्त की बात करूं, हमारा खून किस कलर का दिखता है? आप सभी को रेड कलर का दिख रहा होगा, आप सभी को लाल रंग का दिख रहा होगा। आपसे कोई पूछे लाल रंग का ही खून क्यों है? हम सबका खून लाल रंग का है। जब हमें ऊपर वाले ने, भगवान अल्लाह है ना, वाहे गुरु ने जब बनाया, तो हमें कोई भेदभाव नहीं करा, सबको एक जैसा खून दिया। नाना पाटेकर की मूवी का वो डायलॉग याद है, देख तेरा खून भी लाल, मेरा खून भी लाल, है ना, क्या भेदभाव है। हाँ वो बात अलग है, हम यहाँ पे आके हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम ये करने लग गए हैं। सबका खून बराबर है। ब्लड बैंक में अगर आप खून लेने जाते हो, आपको खून की जरूरत पड़ती है, तो आप कभी नहीं पूछते हो कि ये हिंदू का खून है या मुस्लिम का खून है ना। लेकिन छोटी छोटी बातों पे हम हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो बात ये आती है, हमारा खून, सबका खून लाल है, क्यों? क्योंकि खून के अंदर लाल कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हमारा ब्लड रेड कलर का है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। अब मैम इस हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है कि ये लाल रंग करता है खून का, पीला क्यों नहीं कर रहा, काला क्यों नहीं कर रहा, है ना। तो सुनो बच्चों, हीमोग्लोबिन जो है शब्द, वो 2 शब्दों से बना हुआ है, हिम प्लस ग्लोबिन, राइट। हाँ जी मैम। इस हिम शब्द का मतलब क्या होता है? इस हिम शब्द का मतलब होता है आयरन कंपाउंड। लोहे से बना हुआ यौगिक है ये कैसा है? ये लोहा यौगिक है, ठीक है, लोहा युक्त यौगिक है।
लिख लीजिएगा ये चीज। और ग्लोबिन क्या है? ये ग्लोबिन जो होती है वो एक प्रोटीन होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है हमारे खून के अंदर। तो आपसे पूछ ले ग्लोबिन प्रोटीन कहां पाई जाती है, आप क्या होगे? हीमोग्लोबिन में, खून में पाई जाती है। अब खून लाल ही क्यों है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, अगर लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो लोहा लाल भूरे रंग का हो जाता है। हाँ जी मैम, रेडिश कलर का हो जाता है जंग लगता है तो। जंग की जो पपड़ी होती है, रस्ट की जो पपड़ी होती है वो रेड कलर की होती है। लोहे पे जंग कब लगता है? जब लोहे को हल्का फुल्का मॉइस्चर, नमी मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए तो लोहे पे जंग लग जाता है। हाँ जी मैम। ठीक ऐसे ही सुनो, हमारे खून में भी आयरन है और हमारे खून में 60 से 70, हमारे बॉडी में आयरन है, 60 से 70% हमारे बॉडी में क्या है? पानी पानी है। तो पानी मिल गया आयरन को, और हम किस गैस पे जिंदा रहते हैं? ऑक्सीजन गैस पे। तो इस आयरन को क्या मिला? इस आयरन को पानी, नमी मिल गई हमारे बॉडी में। जी हाँ। और इसको क्या मिल गया इस आयरन को? मैम इस आयरन को साथ में मिल गया है क्या? आप बताओगे ऑक्सीजन। तो ये आयरन क्या कलर दे रहा होगा हमारे बॉडी में? रेड कलर, लाल रंग, जिसकी वजह से हमारा खून कैसा दिख रहा है? लाल रंग का दिख रहा है। जी हाँ। तो ऐसे ही तो लोहे पे जब जंग लगता है तो लोहा भूरे से लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो खून होता है उसका कलर क्या होता है? लाल रंग का होता है। तो अगर आपसे पूछे हमारे बॉडी में खून को लाल रंग देने वाला पिगमेंट कौन सा है, आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हिम क्या है? आयरन कंपाउंड, लोहे से बना हुआ यौगिक। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सी है? बच्चा आप बताओगे ग्लोबिन प्रोटीन। अब शायद आपने इतनी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी होंगी, फेरिस, फेरिक, परफेरिक, पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी? सुन लो, हमारे बॉडी में जो हिम यानी आयरन होता है वो फेरस की फॉर्म में होता है। ये एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे खून के अंदर जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में पाया जाता है बेटा, Fe+2 की फॉर्म में पाया जाता है। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम, ठीक है, चले आगे। जी हाँ मैम। नेक्स्ट मैम, इसका मतलब हमारे खून में, हमारे बॉडी में लोहा होता है? जी हाँ। अरे आपको पता है अगर आप में खून की कमी होएगी तो डॉक्टर आपको आयरन चढ़ाएगा। जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तो बच्चा, प्रेगनेंसी में माँ अपने बच्चे को खून देती है, तो मैंने अपने बच्चे को खून दिया, तो 8वें महीने के बाद बच्चे को बहुत ज्यादा खून चाहिए होता है क्योंकि बच्चे का आकार, शरीर बढ़ जाता है, उसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो बच्चे को खून ज्यादा चाहिए होता है। तो 8वें महीने के बाद मेरे बॉडी में आयरन की कमी, खून की कमी हो गई थी। मेरा हीमोग्लोबिन यूनिट 9 से नीचे आ गया था। तो डॉक्टर ने कहा तुरंत आपको आयरन की टैबलेट में खाती थी आयरन की, लेकिन ज्यादा नहीं खा पाती थी क्योंकि आयरन को पचाना आसान नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, वॉमिटिंग, उल्टी आती थी। तो डॉक्टर ने मुझे आयरन के इंजेक्शन चढ़ाए थे, 15 दिन में 4 इंजेक्शन चढ़ाए थे। तो फिर मेरा हीमोग्लोबिन यूनिट जो है वो 10 से ऊपर आया, तब जाके मेरी डिलीवरी हो पाई थी। राइट। तो जब खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी होता है तो डॉक्टर आयरन क्यों चढ़ाता है? क्योंकि आयरन से तो हीमोग्लोबिन बन रहा है और हीमोग्लोबिन से तो खून बन रहा है। आई बात समझ में? हाँ जी मैम, ठीक है। अब जरा कुछ बातें कर ले तो इससे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे? हमारे खून में क्या क्या, कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, लोहा कंपाउंड की फॉर्म में है, धातु की फॉर्म में नहीं है, यौगिक की फॉर्म में है। राइट। और रेड कलर किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से है। अब मैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ बातें कर लूं। मैम ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये कितना होना चाहिए? तो बच्चों, लड़कों के अंदर, मेल के अंदर, जरा ध्यान से सुनिए, लड़कों के अंदर 14 ± 2 यूनिट। 14 में 2 जोड़ दोगे 16 हो जाएगा, 14 में 2 हटा दोगे 12 हो जाएगा। हाँ जी, है ना? तो इतनी यूनिट होनी चाहिए, 14 ± 2 यूनिट हीमोग्लोबिन की, किस में? लड़कों में होनी चाहिए। तो आपने सुना होगा फलाना लड़का बोलता है कि भाई मेरा जो हीमोग्लोबिन है मैंने चेक करवाया है, मेरे में 15 यूनिट है, 16 यूनिट है, सुना होगा ना? हाँ मैम, है ना? और लड़कियों के अंदर कितना? फीमेल्स के अंदर 10 ± 2 होती हैं। 10 में 2 जोड़ दो 12 हो जाएगा, 10 में 2 हटा दो -2। लेकिन ये -2 डेंजर है ये वाला, यानी कि मैम एक लड़की में अच्छे खून वही है जिसमें 9.5 से ऊपर आ रहा है। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 से कम आना, 9.5 से कम आना मतलब थोड़ा सा घंटी है खतरे की।
लेकिन अकेली लड़की है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस समय 9, 9:30, 10, 10:30, 11 बहुत अच्छा खून है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे गांव शहर में जहां पर ब्लड डोनेशन वाले कैंप लगे हुए होते हैं, वहां पे लड़कों की संख्या ज्यादा होती है। क्यों? अगर एक डॉक्टर को खून की जरूरत है पेशेंट को बचाने के लिए, और उस डॉक्टर के पास 2 लोग आए, मेरा खून निकाल लो, एक लड़का एक लड़की, तो डॉक्टर किसका निकालेगा? लड़के का निकालेगा, लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि लड़की में बेचारी में पहले ही खून की कमी है ना? लड़की में पहले ही खून की कमी है, इसीलिए जनरली जहां पे ब्लड डोनेशन के कैंप लगे होते हैं वहां पे लड़के ज्यादा होते हैं बच्चा। लड़कियां खून देने जाती हैं, डोनेट करने जाती हैं, और पता लगता है उनका अच्छा आपको पता है 1 यूनिट ब्लड का मतलब कितना होता है? सुना होगा ना आपने कि मैं 1 यूनिट खून दे के आया हूं भाई आज तो 1 यूनिट का मतलब होता है 250 से 350 ml। अगर आपने 1 यूनिट खून दिया है तो कितना मिलीलीटर? 250 से 350 ml के बीच में खून दिया है बेटा आपने। अच्छी बात होती है खून देना, आप में है तो प्लीज जाइए डोनेट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम में खुद में आ रहा है 9 यूनिट और तुम देने चले गए खून, है ना, और तुम्हारी 2 यूनिट निकाल ली। अब 2 यूनिट निकालने का मतलब है 500 ml खून निकाल लिया तुम्हारा, तुम खुद बेहोश होकर पड़ जाओगे, वहां पे गिर जाओगे। फिर 2 यूनिट तुमने दी, तुम्हें 4 चढ़ा के तुम्हारी जान बचानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं। तो जब खून देने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर किसी लड़के में 12, 12.5, 13 यूनिट आ रहे हैं, ठीक है, इमरजेंसी में दे सकता है। लेकिन अगर 13 से ज्यादा यूनिट आ रही है तो भाई दे दो ना, क्या करोगे? तुम्हें जिंदा रखने के लिए तो 11-12 ही ठीक है। जिंदा तो लड़कियां 9 यूनिट भी लेके जिंदा रह रही है ना? तो बेटा खून देना अच्छी बात होती है, जान बचाना अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छी जगह, सही जगह खून देना, वरना आजकल खून की तस्करी बहुत हो रही है बेटा। एक मूवी देखी होगी रणदीप हुड्डा की लाल रंग, उसमें खून की तस्करी कैसे करी जाती है वो आपने देखी होगी, है ना? हम लड़कियों में 16 होता है, अरे बाबा 16 क्या चाहते हो? लड़की को लाल टमाटर बना दोगे क्या? है 16 आ रहा है, इसका मतलब भाई वो लड़की तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, खून पी के बैठी है वो, है ना? राइट? तो बच्चा 1 यूनिट का मतलब ये होता है, ये वाला, ये मतलब होता है इतना खून दिया आपने। तो आप में हीमोग्लोबिन की यूनिट कितनी होनी चाहिए? इतनी। अब इसका मतलब क्या है पता है आपको? 14 + 16 यूनिट। अरे भाई इसका मतलब ये है कि 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना? पर डीएल ऑफ ब्लड। 1 डेसीलीटर ब्लड में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए लड़कों में, और लड़कियों में कितना होना चाहिए? 10 से 12 ग्राम, है ना? इतना होना चाहिए लड़कियों में, इतना, ठीक है, इतना। लेकिन प्रेगनेंसी के समय थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, राइट? तो हमारे खून में लाल रंग किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह। मैम अडल्ट फेज क्या होता है बेटा? 18 साल। अडल्ट का मतलब प्यूबर्टी एज खत्म हो गई, 18 साल के हो गए आप, है ना? ठीक है, उसको अडल्ट स्टेज बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन ने हमारे खून को लाल रंग दिया। हीमोग्लोबिन में हिम क्या है? आयरन कंपाउंड, ग्लोबिन है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो ये लड़कों में, ये लड़कियों में होना चाहिए। 1 यूनिट खून देने का मतलब इतना खून आपने दिया है। अब बच्चों हमारा खून लाल रंग का है, लेकिन आप नेक्स्ट स्लाइड पे लिखोगे, लेकिन नोट डालकर 2 पॉइंट लिखो। अगर आप कभी कॉकरोच को मारोगे, वैसे नहीं मारना, जीव हत्या महापाप होता है बेटा। कॉकरोच जिसको हम तिलचट्टा कहते हैं, लड़कियों का दोस्त, मैंने कहा ना कॉकरोच से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर पूछता है कॉकरोच का खून है वो सफेद कलर का होता है, क्यों होता है? बेटा कॉकरोच का जो खून होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है, क्योंकि कॉकरोच में होता है हीमोलिम्फ। जैसे हम लोगों में क्या है? हम लोगों में मैम आप बताओगे क्या है? हम लोगों में हीमोग्लोबिन है, ऐसे कॉकरोच में हीमोलिम्फ है बेटा। बेटा मैं नोट्स दे चुकी हूं, ये क्लास वाले मैं नहीं दूंगी नोट्स। देख रहे हो क्या क्लास नोट्स दूं? मेरी आदत नहीं है ये स्लाइड सेव करने की, ठीक है? किसी बैच में नहीं दिए हैं आज तक। हीमोलिम्फ पिगमेंट कॉकरोच में पाया जाता है, जिसकी वजह से कॉकरोच का खून सफेद रंग का होता है। कभी अगर कॉकरोच मारोगे तो उसके अंदर आपको सफेद रंग का खून देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैम 50 मिनट का सेशन रखा करिए। आप उसे इंस्ट्रक्शन मत दो कितने घंटे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। ना 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 ना, तुम पहली बार पढ़ रहे होंगे, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? तो मेरे को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है कि मैं कब पढ़ाऊं, कितना पढ़ाऊं।
ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन आता है ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस और कॉकरोच है ना, ये हर एग्जाम में घूमते हैं। ऑक्टोपस को अगर कभी मारोगे, वैसे नहीं मारना चाहिए, चाइनीज लोग बहुत ऑक्टोपस खाते हैं बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा, उसके मांस में प्रोटीन होता है, राइट। कुछ इंडियंस लोग भी खाते हैं, है ना। तो ऑक्टोपस को अगर मारोगे तो उसका खून आपको किस कलर का दिखेगा? ब्लू, नीले रंग का दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसके खून में ब्लू रंग वाला पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं, हीमोसाइनिन कहते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि कॉकरोच के अंदर हीमोलिम्फ है, ऑक्टोपस के अंदर हीमोसाइनिन है। बच्चा जब भी साइनिन शब्द आएगा ना, उसका मतलब ही होता है नीला कलर, ब्लू कलर, क्योंकि इसमें साइनिन में कोबाल्ट पाया जाता है और यही कोबाल्ट ना नीला रंग देता है बेटा। जैसे हम लोगों में आयरन था। लिम्फ शब्द भी देखोगे तो उसका मतलब व्हाइट ही कलर होता है, सफेद ही रंग होता है बेटा, सफेद ही रंग होता है, ठीक है। ऑफ व्हाइट कह सकते हो, राइट। तो हमारे खून में क्या है? हीमोग्लोबिन। कॉकरोच के खून में क्या है? हीमोलिम्फ। ऑक्टोपस के ब्लड में क्या है? हीमोसाइनिन। तो ये हमने आज की क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किसका क्या एग्जाम्पल है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ह्यूमन ब्लड क्या होता है, कहां बनता है, कितना होता है, कलर क्या होता है, उसका पीएच का मान क्या होता है। अब यहां से क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कल इसी टाइम पर क्लास होगा। नोट्स बच्चा, नोट्स की कैटेगरी में जाओ, नोट्स मिलेगा ना तुमको, ठीक है। मैम कल की वीडियो कहाँ है, कल क्लास किसने ली? अब यहां से हम क्लास कल पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझे बड़ी बहन कुछ भी समझ रहे हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, उसको अपना लो। एक बार मेरे साथ नोट्स अपने हाथ से बना लो, जिंदगी भर काम आएंगे। एग्जाम दे दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन साइंस बेटा जीवन में काम आती है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें मैंने आज इतना पढ़ा दिया कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तुम में से 90% बच्चे थे जिनको ये नहीं पता था कि 1 यूनिट में अगर आप 1 यूनिट ब्लड देने जाते हो तो आपका कितना ब्लड निकाला है। क्या ये साइंस आपके जीवन में काम नहीं आएगी? बोलो यस और नो। आप खुद सोचिए, अगर आप 1 यूनिट ब्लड देने गए और आपको पता नहीं है कितना है और उसने तुम्हारा निकाल लिया 1 यूनिट की जगह 800 ml, अबे तुम बेहोश होके गिर जाओगे वहां पे, है ना। इसलिए तुम्हें ये साइंस जीवन में भी काम आनी है। जैसे मैंने कहा, प्रेग्नेंट लेडी को हीमोग्लोबिन का यूनिट 10 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो आगे चलकर तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे करोगे तो बीवी को हॉस्पिटल लेके जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम्हारे बीवी का हीमोग्लोबिन 10 से कम आ रहा है, 9.5 9 से कम आ रहा है तो खतरे की घंटी है। उसे आयरन की टैबलेट खानी चाहिए, या उसे आयरन की कढ़ाई में खाना बना बना के खिलाओ, या उसे भाई आयरन के इंजेक्शन चढ़ाओ। इसलिए कह रही हूं मैं, एक बार नोट्स बना लो मेरे कहने से बेटा, तुम लोगों की साइंस की दिक्कत ही सॉल्व हो जाएगी पूरी। क्योंकि मैं जो यहाँ पे साइंस पढ़ा रही हूँ ना आपको, बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी, वो आपको एग्जाम दे लो, बूढ़े हो जाओ, जब मरोगे ना तब तक भी बेटा किसी बीमारी से मरोगे या नेचुरल डेथ होगी तो नेचुरल डेथ का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वो सारी मैं क्लास में पढ़ा दूंगी आपको। छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर बना दूंगी तुम्हें मैं क्लास में, पढ़ लो तुम बस मेरे से ढंग से, लेकिन नोट्स बना लो बेटा। अब तुम सोच रहे हो वैसा वाला डॉक्टर नहीं, ठीक है, इसलिए कह रही हूँ बेटा बना लो एक बार मेरे कहने से एक रजिस्टर। अब एक बच्चा क्लास में कम, मेरे पास रजिस्टर लेने के लिए पैसे नहीं है बेटा, तू मुझसे करवा देना 100 रुपये पेटीएम, है ना, तू ले लेना रजिस्टर। पढ़ाई में आज ही मैंने, हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है झांसी में, वहाँ पे 3 बच्चों की फीस मैंने, बहुत गरीब थे बेचारे, उनके माँ बाप कह रहे थे मैम फसल आएगी तो फसल कटेगी तो हम पैसे दे पाएंगे। मैंने कहा माता जी कोई बात नहीं, फसल कटे तब तक पढ़ने दो बच्चों को। तो पढ़ाई में बाधक कोई नहीं आती बेटा, भगवान ना मसीहा भेजते हैं किसी ना किसी के लिए, राइट। तो बेटा मेरे लिए ले लो, मेरे से करवा देना 100 रुपये, लेकिन तो नोट्स बना लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। मैं जब ब्लड चैप्टर पढ़ा दूंगी ना, एक एक लाइन में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, तुम लोगों से पूछूंगी यहाँ क्वेश्चन, मैं नहीं आंसर करूंगी उनका, सही बता रहे हो गलत बता रहे हो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगी, क्वेश्चंस बताऊंगी, इस क्वेश्चन का आंसर करो, आंसर तुम लोगों से मांगूंगी मैं, ठीक है।
चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बच्चा कोई भी डाउट हो ना वो अपनी कॉपी में लिख लेना, हम एक डाउट क्लास रखेंगे आपकी किसी भी सैटरडे